हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने चैनल डेविल्स टेल पॉडकास्ट में। ऐसे ही स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें डेविल्स टेल पॉडकास्ट को। CH13 सायरा का चले जाना। अगला दिन जब सायरा सो उठी तो देखी तकिए पर उसका ढेर सारा बाल गिरा हुआ है। सायरा को अपने लंबे सिल्की बाल से बहुत प्यार था, पर उसका प्यार हर रोज उससे छोड़ जाने लगा, जिससे देख सायरा का बहुत रोने का दिल करता। पर सायरा का हर आंसू उसके माता पिता को तकलीफ देगा, इसलिए वो हमेशा मुस्कुराती ही रहती थी ताकि कोई उदास ना हो घर पर उसके बीमारी को लेकर। सायरा सभी बालों को तकिए पर से उठा, उससे मोड़ जहां सभी टूटा बाल सायरा जमा कर छोटे से बॉक्स में रखी थी वहीं बाल को रख बॉक्स ड्रॉअर के अंदर रख स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई। सायरा के माता पिता नहीं चाहते थे अब सायरा स्कूल जाए, पर सायरा को पता था वो अब नहीं गई तो कभी भी नहीं जा पाएगी। सायरा मुस्कुराते हुए सबको बाय बोल स्कूल जाने के लिए निकल गई। बस स्टॉप में ईशान उसके आने का ही इंतजार कर रहा था। सायरा को आता देख सायरा का हाथ पकड़ उससे अपने साथ ले जाने लगा। कहाँ ले जा रहे हो ईशान? हमें? तुमने हमारा मैसेज नहीं पढ़ा? हम तुम्हें मोबाइल दिए हैं ताकि तुम हमारा मैसेज कॉल का जवाब दो, पर तुम हो कि फोन देखती तक नहीं। सायरा सच में फोन को डर से जल्दी निकालती ही नहीं। ईशान सायरा को अपने साथ बाइक पर बैठा ले जाने लगा। सायरा कोई सवाल नहीं कि वो यही तो चाहती थी, अपनी जिंदगी जीना, जो वक्त उसके पास बचा है उसमें। ईशान सायरा को अपने साथ सुंदर से बगीचे में ले गया, जहां सुंदर सुंदर वो भी ताज़ा ताज़ा सब्जी, फल पेड़ और पौधे पर लटक रहा था। ईशान सायरा को वहां ले जाते हुए बोला, ये जगह हमें बहुत पसंद है। यहाँ हमारे दादाजी हमें लेकर आया करते थे, पर उनके गुजरने के बाद हम यहाँ अकेले आने लगे। ईशान की आंखों में उसके दादाजी का गुजरने का गम साफ सायरा को नजर आ रहा था, तो सायरा उसके कंधे पर हाथ रखती ताकि ईशान को अच्छा लगे। ईशान मूड सायरा का हाथ अपने कंधे से हटा उसे अपनी बाहों में उठा गोल गोल घुमाने लगा। सायरा खिलखिला उठी। सायरा की हंसी से ये सुंदर सा बगीचा और भी खिल उठा। ईशान रुक सायरा को अपनी बाहों से उतार सामने बने लकड़ी के बेंच में बैठा उसके करीब जाते हुए बोला, तुम बहुत खास हो सायरा हमारे लिए। जब से तुम हमारी जिंदगी में आए हो हम मुस्कुराने लगे हैं। इतना बोल ईशान सायरा के करीब जाता हुआ उसके माथे को चूम लिया, फिर उससे अपने सीने से लगाए कुछ देर तक बैठा रहा। सायरा की तो धड़कने ही चलना बंद हो गया। वो ईशान के साथ जब भी होती तो उसका दिल कहता, वो क्यों मारने वाली है? क्यों वो हमेशा ईशान के प्यार को महसूस नहीं कर सकती? क्यों वो अपने परिवार का सहारा नहीं बन सकती? क्यों वो और जी नहीं सकती? क्यों? सायरा बहुत मुश्किल से खुद को संभाल सच को एक्सेप्ट की थी कि वो मारने वाली है, पर आज उससे उसका दिल कह रहा था, तुम नहीं मर सकती सायरा, नहीं मर सकती। सायरा अपने दिल दिमाग से लड़ रही थी, तभी सायरा के कानों में ईशान का आवाज गया, तुम कुछ खाना चाहोगी? सायरा अपना सिर हाँ में हिला दी तो ईशान उठ सायरा के लिए कुछ खाने को लेने चला गया। सायरा बेंच पर लेट सोते सोते कुछ ही मिनटों में सो गई। जब ईशान खाना ले आया तो देखा उसकी लिटिल प्रिंसेस सो चुकी है, तो ईशान खाने को साइड में रख सायरा को अपनी बाहों में उठा, जो सामने लकड़ी का छोटा सा कुटिया बना था उसमें ले जा सूखी घास बोछार पर कपड़ा बिछा हुआ था। ईशान उसी के ऊपर सायरा को सुला दिया। सायरा सोते वक्त छोटी बच्ची की तरह लगती। ईशान अपना फोन निकाल सोती सायरा का प्यारा तस्वीर ले लिया। टाइम होने को था पर सायरा अपने नींद से अब तक जागी नहीं और ईशान का दिल बिल्कुल नहीं कर रहा था सायरा का उठाने का, तो वो सायरा के घर कॉल कर दिया। सोनिया कॉल उठा पूछी, हेलो कौन? आंटी हम ईशान। हाँ ईशान बोलो। आंटी सायरा हमारे साथ है, हम उससे मैथ से समझा रहे थे और वो पढ़ते पढ़ते सो गई, तो जब उसका नींद खुलेगा हम उससे घर छोड़ देंगे। सोनिया को ईशान पर बहुत भरोसा था, इसलिए सोनिया बस इतना को कह दी, ठीक है बेटा, पर वो कुछ बाहर का खाना चाहे तो मत खिलाना, उसकी तबीयत तुरंत खराब हो जाता बाहर के खाने से। ठीक है आंटी, हम इसका ख्याल रखेंगे। सोनिया भी कभी किसी को सायरा के बीमारी के बारे में नहीं बताती, क्योंकि सायरा को नहीं पसंद इसलिए, और जो सायरा को नहीं पसंद वो सोनिया कभी नहीं करेगी। सोनिया अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी और बस चाहती थी उसकी बेटी को कुछ ना हो, वो हमेशा उसके पास रहे, पर भगवान को क्या मंजूर ये तो वक्त ही बताएगा। शाम के 5 बजे सायरा का नींद खुला। जब वो अपने हाथ में पहने घड़ी पर टाइम देखी तो वो उठ चिल्लाते हुए बोली, 5 बज गया है भगवान, अब हम क्या करें? हम घर पर क्या बोलेंगे? वो हमारी चिंता कर रहे होंगे। ईशान सायरा के होंठ पर अपनी उंगली रख बोला, हम तुम्हारे घर पर फोन कर दिए हैं। सायरा ईशान का उंगली खुद के होंठ से हटा चौंकते हुए बोली, क्या? पर क्यों? क्या बोला आपने? वो लोग गुस्सा होंगे ना? सायरा का सवाल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, तो ईशान उसके करीब जा उसके होंठ पर अपना होंठ रख किस करने लगा। ईशान का दिल तो बिल्कुल नहीं कर रहा था कि वो सायरा के होंठ से अपना होंठ हटाए, पर सायरा अभी इतनी बड़ी नहीं थी कि ईशान अपनी हद पार करे, तो वो सायरा से दूर हो बोल, अब एक सवाल भी तुमने किया तो हम इसी तरह तुम्हें किस करते रहेंगे। ईशान के बात को सुन सायरा बिल्कुल चुप हो गई।
सायरा का चेहरा लाल टमाटर की तरह लाल हो चुका था। ईशान सायरा के लाल चेहरे को देख खुद को रोक नहीं पा रहा था, इसलिए वो खड़ा हो बोला, चलो हम तुम्हें घर छोड़ देते। इतना बोल ईशान खड़ा हो अपने बाइक के पास चला गया। सायरा भी उसके पीछे पीछे चल दी। फिर ईशान उससे हेलमेट पहना खुद बाइक पर बैठ गया तो सायरा भी उसके कंधे को पकड़ बाइक पर बैठ गई। फिर ईशान बाइक स्टार्ट कर चलता हुआ बता दिया कि उसने उसके घर पर क्या बोला है। तब जाकर सायरा को थोड़ा सुकून मिला। सायरा ईशान जा ही रहे थे कि तभी रास्ते में सायरा को पाव भाजी दिखा तो वो उसे देख बोल पड़ी, ईशान पाव भाजी। ईशान उससे खिलाना तो चाहता था पर ईशान को सायरा की माँ का बात याद आ गया तो वो बोल पड़ा, नहीं सायरा आंटी ने तुम्हें कुछ भी बाहर का खिलाने से मना किया है। पर सायरा जिद करने लगी तो आखिर में ईशान को बाइक रोक उससे पाव भाजी खिलाना ही पड़ा। पर ईशान उससे बस आधा ही पाव खाने दिया, फिर उससे घर छोड़ दिया। ईशान बिल्कुल भी ये नहीं चाहता था कि उसकी लिटिल प्रिंसेस को कुछ भी हो जाए। उससे कहाँ पता था उसकी लिटिल प्रिंसेस को कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ हुआ है। ऐसे ही दिन पार होने लगा। सायरा ईशान एक दूसरे से और भी ज्यादा प्यार करने लगे। ये महसूस कर सायरा हमेशा ईशान को अपनी बीमारी के बारे में बताने की कोशिश करती पर वो बता नहीं पाती। सायरा को पता था अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है, इसलिए वो अपने परिवार, दोस्त और प्यार के साथ अपना पूरा वक्त जितना वो बिता सकती थी बिताने लगी और हर पल को वो बस जीने लगी। इस बीच वो हमेशा भगवान से परे करती कि काश उसकी जिंदगी लंबी हो जाए, पर उसकी हालत बदतर से बदतर होने लगा। बाल तेजी से झड़ने लगे, उसके मुंह से ज्यादा मात्रा में खून बाहर आने लगा और उसके शरीर पर काले धब्बे होने लगे। 2 महीना बीत चुका था। सायरा के बिगड़ते हालात की वजह से उससे दूर जाना पड़ा, इस शहर से, अपने नए दोस्तों से और खासकर अपने प्यार से। फिर सायरा बिना किसी को कुछ बताए अचानक से स्कूल आना छोड़ दी। ईशान सायरा को बहुत कॉल मैसेज किया पर सायरा उससे कोई जवाब नहीं दी। ये देख ईशान को सायरा का चिंता होने लगा। आखिर में ईशान उसके दोस्त और सायरा के दोस्त सायरा के घर गए तो देखा पूरा घर खाली है। ईशान पागलों की तरह फिर सायरा का हर जगह पता लगाने लगा। देहरादून के डॉक्टर्स मनोज से कुछ भी नहीं हो पा रहा था तो आखिर में डॉक्टर ने सायरा को दिल्ली एडमिट करने का सुझाव दे उससे डॉक्टर विवेक राय से इलाज कराने का बोला। सायरा दिल्ली अपने पूरे परिवार के साथ आ गई। सायरा की तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि वो ईशान का दिया फोन और अपनी डायरी उसी घर पर छोड़ दी और वो ईशान और अपने दोस्तों को आखिरी बार बाय भी नहीं बोल सकी, ना ही ईशान को अपने बीमारी के बारे में बता सकी। अचानक से सायरा का तबीयत खराब होने की वजह से करण भी ना ही ऑफिस में छुट्टी ले सका, ना ही अपना ट्रांसफर दिल्ली में करवा पाया। दिल्ली आने के बाद सायरा को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। दिल्ली के हॉस्पिटल का बिल बहुत ही ज्यादा था, लेकिन करण कुछ भी कर अपनी बेटी को बचाएगा। इतने साल में जो भी करण ने सेविंग्स किया था सब सायरा के इलाज में लगा दिया। सायरा का लास्टवा स्टेज चल रहा था कैंसर का और उसके पास जिंदा बचने का बस 2% चांस था और इसी चांस में डॉक्टर विवेक अपना पूरा 100% देने का कोशिश करने लगा। आगे की कहानी में जानते हैं सायरा जिंदा बच पाएगी या नहीं, और क्या होगा सायरा के दूर चले जाने के बाद ईशान की जिंदगी में। क्या ईशान टूट जाएगा सायरा के जाने से या फिर वो सायरा से नफरत करने लगेगा, इतनी नफरत कि वो खुद को पूरी तरह से बदल दे। 14 7 साल बाद 7 साल बाद ईशान का जिंदगी पूरी तरह से बदल गया। वो अब पहले की तरह स्वीट नहीं रहा था। सायरा के जाने के बाद वो सभी से भावहीन तरीके से बात करने लगा और कोई लड़की उसके करीब आने की भी कोशिश करती तो वो उसके साथ बहुत बुरे तरीके से पेश आता। ईशान अपने दुनिया में जिससे भी आने देता वो उसका साथ छोड़ देते। अब ईशान को सबसे नफरत होने लगा। वो अब किसी से भी अच्छे से बात नहीं करता, यहाँ तक कि ईशान के करीब जाने से भी अब सब डरने लगे थे। कोई भी ईशान के पास जा कुछ कह नहीं पाता, सभी का ईशान के पास जाते ही बोलती बंद हो जाता। पर ईशान के दोस्त अब भी उसके साथ थे। भले ही ईशान कितना भी गुस्सैल, एटीट्यूड, ईगो से भर क्यों ना गया हो, पर ईशान ऐसा क्यों बन गया उसके दोस्तों को बहुत अच्छे से पता है। इसलिए ईशान कितना भी गुस्सा क्यों ना कर ले, उसके 3 खास दोस्त सागर, नील, आलोक उससे कभी भी दूर नहीं हुआ। पर ईशान सबसे दूरी बनाकर ही रखने लगा। वो अब किसी को अपने करीब नहीं आने देता, भले ही वो उसके दोस्त क्यों ना हो। काम के सिलसिले से ईशान को गुड़गांव जाना पड़ा। ईशान आज भी सायरा को भूल नहीं पाया था। उसकी हंसी, उसकी मासूमियत, उसकी बातें, सब कुछ ईशान के दिमाग में चलता रहत। बस ईशान सायरा को भूलने के लिए खुद को काम में इतना व्यस्त कर लिया कि ईशान एक जीता जाता मशीन बन गया, जिसके लाइफ में 24 घंटा बस काम 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 होता। रात का वक्त ईशान बड़े से क्लब के अंदर VIP कमरे में चला गया, जहां पहले से ही बिजनेसमैन रंधावर बैठा था। ईशान को आता देख मिस्टर रंधावर खड़ा हो गया। ईशान अंदर जा बड़े से आलीशान सोफे में जा बैठ गया।
मिस्टर रंधावर अब तक खड़ा था तो ईशान उससे अपने उंगली से इशारा करते हुए बैठने को बोला तो रंधावर बैठने से पहले आगे हो अपना हाथ बढ़ाया ईशान से मिलाने के लिए, पर ईशान उससे अपने ठंडे आंखों से कॉल्डली देखा जिससे रंधावर का शरीर में झंझनाहट पैदा हो गया। वो चुपचाप से बैठ अपना बिजनेस प्रपोजल ईशान की तरफ बढ़ाया। ईशान उसके प्रपोजल को देख अपने ठंडे आवाज में बोला, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। इतना बोल ईशान खड़ा हो गया तो मिस्टर रंधावर गिड़गिड़ाते हुए बोलने लगा, प्लीज सर एक बार आप अच्छे से देख तो लीजिए, आज तक इतना अच्छा प्रपोजल आपको किसी ने नहीं दिया होगा। ईशान अपने आईब्रो की उठा बोला, अच्छा। ईशान का ठंडा आवाज सुन रंधावर कांप उठा, पर फिर भी वो अपना सिर हाँ में हिला दिया तो ईशान सोफे पर बैठ क्रूर राजा की तरह घमंड के साथ बोला जैसे उसके अलावा कोई और राजा नहीं बन सकता उसके रहते। ईशान मित्तल के पास आकर तुम ये कह रहे हैं तुम्हारा प्रपोजल बाकियों के प्रपोजल से बेस्ट होगा मेरे लाइफ का? लगता है शायद तुम्हें पता नहीं है ईशान मित्तल कौन है। चलो बता ही देता हूँ अगर पता नहीं तो। इतना बोल ईशान अपने पीए रोशन जो बचपन से ही ईशान के साथ रहा करता था उससे अंदर बुला। ईशान उससे ऑर्डर दिया, मिस्टर रंधावर का बिजनेस रातों रात बैंकक्रप्ट हो जाना चाहिए। ये सुन मिस्टर रंधावर हक्का बक्का रह गया, वो कुछ कह पाता इससे पहले ही ईशान उठ वहां से चला गया। ईशान क्लब से निकल बाहर जा ही रहा था कि तभी उसके सामने से एक वेट्रेस पार हुई। वेट्रेस की महक ईशान को सायरा का याद दिला दिया। ईशान मूड उस लड़की को देखने की कोशिश करने लगा पर उससे उस लड़की का चेहरा नहीं दिखा तो वो उसकी तरफ बढ़ने लगा। तभी रोशन आते हुए बोला, बॉस मिस्टर रंधावर का बिजनेस बैंकक्रप्ट हो गया। ईशान रोशन के बात को सुन उससे गुस्से में घुरा तो रोशन को समझ आ गया वो गलत वक्त में ईशान को बता रहा है, तो फिर वो चुपचाप से वहां से बाहर निकल गया। रोशन के जाने के बाद ईशान उस टेबल की तरफ देखा पर वो लड़की वहां नहीं थी। अब ईशान अपने चारों तरफ देखने लगा लेकिन उससे वो छोटे बाल वाली लड़की नहीं दिखी जिसकी महक बिल्कुल सायरा की तरह था। वहां आए सभी लोग ईशान को देखने लगे। ईशान दिखता तो था ही बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव कि कोई एक बार उससे देख ले तो अपने नजरें ना हटा पाए, और वो पूरी दुनिया में फेमस भी था। कोई भी उससे एक नजर देख समझ जाए वो ईशान मित्तल ही है। ईशान कभी ऐसे सबके बीच खड़ा नहीं होता। ईशान को देख सभी लड़कियां पागल होने लगी वहां, और लड़के ईशान की तरह होने के सपने सजाने लगा। ईशान उस दुनिया का चमकता हुआ वो सितारा था जो 24 साल की उम्र में ही पूरी दुनिया पर राज करने के लिए सक्षम है। ईशान अपना सत्ता पूरी दुनिया में फैला चुका था। उससे कोई भी इंसान टक्कर लेने का सोच भी ले तो उससे बस अंधकार ही दिखता। ईशान मित्तल से ऊपर कोई नहीं था, ना ही ईशान कभी किसी को खुद से ऊपर जाने देता। अगर किसी ने कोशिश भी किया तो उसके किस्मत में बस उससे बर्बादी ही मिलता। ईशान का बैकग्राउंड बहुत रहमय था। कोई भी ईशान के पूरे बैकग्राउंड के बारे में आज तक पता नहीं लगा पाया है। ईशान को देख सभी उसके पास आने लगे जिस कारण ईशान के गार्ड्स उससे घेर लिए ताकि ईशान के करीब कोई ना आ पाए। अपने सामने इतने सारे लोगों को खुद से करीब आता देख ईशान की आंखें गुस्से से लाल होने लगा। वहां काम कर रहे सभी लोग देखने लगे आखिर ऐसा कौन शख्स यहाँ आया है जिसके लिए पूरा क्लब में आए लोग पागल हो रहे। क्या कोई स्टार आया है? वहां काम कर रही सभी वेट्रेस देखने की कोशिश करने लगी पर किसी को दिख नहीं रहा था। तभी एक लड़की बोली, सायरा तुझे दिखा क्या? नहीं यार कुछ नहीं दिख रहा। ईशान गुस्से में क्लब से बाहर जा अपने कार में बैठ अपनी आंखें बंद कर उस महक के बारे में सोचने लगा। आखिर वो लड़की कौन थी? क्या वो लड़की सायरा थी या कोई और? ईशान के दिमाग में हजार ख्याल आने लगा। क्लब में ईशान मित्तल के जाने के बाद शांति छा गया तो फिर सभी वेट्रेस अपना काम करने लगी। देर रात तक काम करने के बाद सायरा अपने घर जाने के लिए अपने कपड़े बदल घर के लिए निकल गई। देर रात छुट्टी होने की वजह से सायरा अपने प्रोटेक्शन के लिए चाकू, पेपर स्प्रे साथ ले जाया करती ताकि कोई उससे छेड़ने की कोशिश भी करे तो सायरा पीछे ना हटे और उन लोगों का डटकर सामना करे। रास्ते में सायरा चलते हुए अपना घर जाने लगी। आज इतने सालों बाद सायरा को भी एहसास हुआ जैसे ईशान उसके बहुत करीब था। सायरा भी ईशान को कभी भूल नहीं पाई थी पर उसकी जिंदगी ऐसी मोड़ पर आ खड़ी हो गई कि वो दोबारा कभी ईशान से मिलने का ख्याल भी अपने मन में नहीं ला पाई। आगे की कहानी में जानते हैं इन 7 साल में ऐसा क्या हुआ कि सायरा ठीक होने के बावजूद कभी ईशान से मिल ना सकी। थैंक यू दोस्तों मेरी कहानी को इतना प्यार देने के लिए। अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो प्लीज कमेंट लाइक करना का भूले, और अगर आपको कोई शिकायत हो तो आप कह सकते। CH15 7 साल पहले। 7 साल में सब कुछ बदल गया सायरा और ईशान के जिंदगी में। जहां ईशान सभी से नफरत करने लगा था वहीं दूसरी तरफ सायरा के जिंदगी में परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। पर आज भी वो पहले की तरह ही मासूम, प्यारी, अपने बातों मुस्कुराहट से किसी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट ले आती। 7 साल पहले जब सायर का ऑपरेशन हो रहा था तब डॉक्टर्स ऑपरेशन में अपना 100% देने लगे और सायरा को अपनी जिंदगी आगे जीने का तमन्ना था। वो अपने इस जंग को डट कर लड़ने लगी पर फिर भी ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था।
सायरा की सांसें धीरे धीरे बंद होने लगा, पर सायरा को जब ईशान, उसके माता पिता, भाई और उसके दोस्तों का ख्याल आया तो उसके शरीर में जैसे फिर से अपने बीमारी से लड़ने का हिम्मत जाग उठा। डॉक्टर्स हार मानने ही वाले थे कि सायरा के सर में हो रही प्रोग्रेस को देख डॉक्टर्स फिर से लग गए सायरा को बचाने में। आखिर में ऑपरेशन सक्सेसफुल हो ही गया। उस दिन सायरा तो बच गई अपने बीमारी से, पर उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने लगी। जब सायरा के परिवार वालों को पता चला सायरा बच गई है तो सायरा के माता पिता के आंखों में आंसू भर गया। फिर कुछ दिनों तक, जब तक सायरा पूरी तरह से ठीक ना हो जाए, उससे हॉस्पिटल में ही रखा गया। कैंसर की बीमारी की वजह से सायरा के पूरे बाल चले गए थे, जिसका अफसोस सायरा को बहुत हो रहा था। पर इससे ज्यादा अफसोस सायरा को इस बात का था कि उसके वजह से उसके पिता का नौकरी चला गया। करण दिल्ली में ही जॉब ढूंढने लगा, पर उससे कोई भी जॉब नहीं मिल रहा था। आखिर में वो छोटे मोटे काम करने लगा, जैसे ट्रक में सामान लोड करना, किसी के घर सामान पहुंचना। पर इससे ज्यादा कमाई नहीं हो पाता, जिस वजह से पूरा घर चल नहीं पा रहा था। खाने तक को भी पैसे ठीक से नहीं जुड़ते। स्कूल में एडमिशन करना तो बहुत दूर का बात था। करण अपने हालातों से परेशान हो शराब के नशे में धुत रहने लगा। आखिर में जब सायरा डिस्चार्ज हो अपना छोटा सा 2 कमरे का रूम, जिसकी हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं था, उसके अंदर गई। अपने घर का हालात देख सायरा को बहुत बुरा लगने वो फिर उसने अपने पिता को देखा, जो उसकी बीमारी को ठीक करते करते खुद शराब में धुत हो बीमार पड़ने लगे। उस वक्त सायरा अपना बचपन को कुर्बान कर 15 से 16 साल की उम्र से ही काम करने लगी, ताकि वो अपने घर को संभाल सके, खासकर अपने पिता, जो उसके लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। सायरा हर जगह काम ढूंढने लगी, तब जाकर उससे छोटे से रेस्टोरेंट में काम मिला। वहां उससे ज्यादा पैसे तो नहीं मिल रहे थे, पर अभी के लिए वो भी काफी था। फिर सायरा अपना पूरा दिल लगा अपने सारे सपनों को, अपने प्यार, ईशान और दोस्तों को कुर्बान कर काम करने लगी। बस वहां उससे ज्यादा पैसे तो नहीं मिलते, पर 2 वक्त का खाना और अपने भाई का एडमिशन वो छोटे से स्कूल में करा दी थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी तरह उसके भाई का भी फ्यूचर खराब हो जाए। करण को बहुत बुरा लगने लगा। वो अपने बेटी को राजकुमारी बनाकर रखना चाहता था, और वो अब इस लायक भी नहीं बचा कि वो अपनी बेटी को इतनी छोटी सी उम्र में काम करने से रोक भी सके। घर के हालात इतने बुरे हो गए कि पैसे का हमेशा किल्लत रहने लगा। करण बहुत बार खुद का जान लेने का कोशिश किया, पर सायरा अपने पिता को ये करने से रोक लेती। एक दिन तो करण अपने हालात से पूरी तरह परेशान हो अपने आप को कमरे में बंद कर फांसी लगाने को हुआ, पर सायरा दरवाजे पर खड़ी हो रोते बोलने लगी, पापा आप ये कैसे सोच सकते, आप हम पर बोझ हो। हम मरने वाले थे पापा, अगर आप नहीं होते तो हम सांस तक नहीं ले पा रहे होते अब तक। आज आपकी जो हालात है पापा, वो हमारी वजह से हैं। अगर हमें कुछ हुआ नहीं होता तो आप अभी अच्छे पोस्ट पर काम कर रहे होते। हमें पैसे का किल्लत कभी सहना नहीं पड़ता पापा। पापा अगर आपने अपने आप को कुछ भी करने का कोशिश किया तो हम भी अपने आप को कुछ कर लेंगे। सायरा के आखिरी शब्द को सुन करण बाहर आ अपनी बेटी को गले से लगा लिया। पहले करण सायरा को समझाया करता था, पर अब सायरा इतनी समझदार हो गई थी कि वो अपने पिता को समझाने लगी, पापा शराब पीने से आप इस सिचुएशन से भाग नहीं पाओगे, हमें लड़ना होगा अपने सिचुएशन से। एक ना एक दिन खुशियां जरूर हमारे पास आएगा। करण अपनी बेटी के माथे को चूम बोला, तुम दुनिया की सबसे बेस्ट बेटी हो बेटा, तुम्हारे पापा बिल्कुल तुम्हारे जैसा मजबूत बनेंगे। हम भी लड़ेंगे जैसे तुम लड़ रही, हम मिलकर सब ठीक करेंगे। सोनिया रो रही थी घर के हालात को देखकर। सायरा अपनी माँ के आंसू को पांच बोली, माँ आपने और पापा ने हमें बहुत कुछ दिया है, अब हमारी बारी है। इतना बोल वो अपने माता पिता को एक साथ गले से लगा ली, फिर पूरे घर की जिम्मेदारी को अकेले ही संभालने लगी। करण बहुत कोशिश करता पर उससे अब हो नहीं पा रहा था, जिस कारण वो थोड़ा बीमार रहने लगा। रेस्टोरेंट में काम करने से सायरा को इतने पैसे भी नहीं मिलते थे जिससे वो घर का खर्च अच्छे से चला पाए, अपने भाई के पढ़ाई का खर्च और अपने पिता दे दवाइयों का खर्च निकाल सके। इसलिए वो फिर नया काम ढूंढने लगी। फिर कुछ वक्त के बाद वो क्लब में वेट्रेस का काम करने लगी। क्लब में उससे ज्यादा पैसे मिल जाया करते थे, जिससे घर की जरूरतें पूरी हो जाया करती थी। पर परेशानी बस इतना था कि उससे कभी कभी पूरी रात काम करना पड़ता तो कभी देर रात तक, पर पैसे अच्छे मिलने की वजह से वो ये काम नहीं छोड़ रही थी। प्रेजेंट सायरा अपने घर पहुंच गई। पूरा परिवार खाकर सो चुका था, क्योंकि सायरा के घर आने का कोई वक्त नहीं था। इसलिए सायरा घर का एक्स्ट्रा चाबी रखा करती थी ताकि कोई डिस्टर्ब ना हो उसकी वजह से। सायरा घर पहुंचने के बाद घर का दरवाजा खोल अपने धीमे कदमों के साथ अंदर जाने लगी। वो धीमे धीमे चल रही थी ताकि कोई उसके कारण जाग ना जाए। वो फिर अंदर जा कुछ खाने के बाद सोने चली गई। बिस्तर में लेटे लेटे सायरा ईशान के ख्यालों में खो गई। सायरा सोचने लगी, क्यों इतने साल के बाद ईशान के करीब होने का एहसास सायरा को महसूस हुआ। क्या सच में ईशान वहां था या बस सायरा का ये एहसास था। सायरा ईशान के ख्यालों में डूबी सो गई। ईशान भी पूरी रात बस उससे महक को महसूस करने लगा। वो इस महक को झुठला नहीं सकता था, पर सायरा क्लब जैसे जगह पर वेट्रेस का काम क्यों ही करेगी।
रात भर ईशान सायरा को याद करता हुआ जो तस्वीर उसने खींचा था उससे देखते हुए साराब का घुट पिता हुआ बोला, ऐसी क्या वजह थी सायरा जो तुम मुझे बिना बताए छोड़ चली गई? CH16, ये क्लब मुझे चाहिए। सायरा ईशान का पागलपन बन चुकी थी। ये 7 साल गुजरने के बाद भी ईशान सायरा को भुला नहीं पा रहा था। सुबह का वक्त ईशान अपनी कंपनी जाने के लिए निकल गया। ईशान अब तक भुला नहीं पाया था उस एहसास को जो उसने कल महसूस किया, इसलिए वो अपने पीए रोशन को क्लब में काम करने वाली हर वेट्रेस का डिटेल लाने को बोल दिया। ईशान को पूरा यकीन है कि वो महक सायरा का ही होगा। कितना भी साल क्यों ना बीत जाए वो सायरा के महक को भुला नहीं सकता। कुछ वक्त के बाद गाड़ी कंपनी के पास जा रुका। ईशान अपने दूसरे एलिवेटर से जहां से सिर्फ ईशान आया जाया करता उस एलिवेटर से वो अपने केबिन चला गया। ईशान की कंपनी में काम कर रहे लोग भी ईशान को कभी नहीं देख पाते थे। ईशान अपने केबिन में जा रोशन को बुलाया। रोशन केबिन का दरवाजा नोक कर अंदर जा बिना ईशान के कुछ बोलने से पहले ही बोला, गुड मॉर्निंग बॉस। ये बोल सभी लड़कियों का डिटेल फाइल में किया हुआ ईशान की तरफ बढ़ा दिया। ईशान ने फिर इशारों में ही रोशन को जाने का बोल फाइल खोल देखा। ईशान किसी भी लड़की का डिटेल पढ़ नहीं रहा था, बस तस्वीर देख पेज पलट देता। 5 पेपर पलटने के बाद ईशान को वो देख ही गई जिससे वो देखना चाहता था। सायरा अब 15 साल की बच्ची नहीं रही थी, पर उसके चेहरे में अब भी वही मासूमियत ईशान को नजर आने लगा। ईशान उसका पूरा डिटेल पर क्लब के मैनेजर को कॉल किया। क्लब का मैनेजर एक नंबर का ठरकी था। जब उससे नंबर से कॉल आया तो मैनेजर कॉल उठा बोला, हेलो। ईशान ने कॉल ली ही कहा, हेलो। ईशान का आवाज इतना ठंडा था कि मैनेजर का शरीर डर से कपकपा उठा, पर वो फिर भी अपने ठरकी आवाज में बोला, कौन बोल रहा बे? ईशान मित्तल। ईशान का नाम सुनते ही मैनेजर का पैर जमीन से खिसक गया। उसने डरते हुए ही जवाब दिया, सर आपने कॉल क्यों किया है? सायरा गर्ग हमें चाहिए। पूरे क्लब में एक ही वेट्रेस है जिससे छेड़ने का मैनेजर ने आज तक बहुत कोशिश किया, पर सायरा हर बार बच जाती थी। मैनेजर को समझ नहीं आ रहा था उस आम लड़की से ईशान मित्तल जैसे बड़े हस्ती को क्या काम होगा। सर मुझे समझ नहीं आया। ईशान कठोरता से इस बार बोला, आज हम जब क्लब आए तो हमें सायरा गर्ग चाहिए, बूट इट। ईशान अपने हर शब्द को कठोरता के साथ बोला जिससे मैनेजर का शरीर में झंझनाहट पैदा हो गया। उसने डरते हुए ही जवाब दे दिया, ठीक है सर। ईशान ने कॉल कट करने के बाद जो भी मीटिंग शाम को होने वाला था सबका शेड्यूल बदलकर अभी का करने बोल दिया रोशन को। ईशान के बदलते मूड से रोशन पूरी तरह से परेशान था। वो ऐसे काम बोलता कि करना नामुमकिन हो, पर वो ईशान का ऑर्डर इनकार नहीं कर सकता। उससे कोई भी हालत में ईशान के हर ऑर्डर को सराखों पर रखना पड़ता। सभी मीटिंग का शेड्यूल बदल गया। सभी इन्वेस्टर्स पार्टनर्स जो मित्तल इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए थे वो सब भी परेशान रहते ईशान के डरावने मूड से, पर किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ईशान से भिड़ने के बारे में सोच भी सके। इसलिए ईशान जैसा ऑर्डर देता सबको मानना ही पड़ता, नहीं तो अगले दिन मार्केट में उसके कंपनी का नामो निशान नहीं बचेगा। फिर ईशान से कोई उलझने का भी कोशिश करना तो ईशान उसका नामो निशान इस दुनिया से ही मिटा देता। सारे मीटिंग को खत्म करने के बाद शाम के वक्त ईशान क्लब जाने के लिए निकल गया। क्लब में ईशान पहुंचने के बाद VIP कमरे में बड़े से सोफे पर कुरोल राजा की तरह बैठ सायरा के आने का इंतजार करने लगा। मैनेजर ने सायर को अकेले ही VIP कमरे में जाने बोल दिया तो सायर ज्यादा ना सोचते हुए शराब का ट्रे उठा VIP रूम में जाने लगी। उसने अपने चेहरे को नीचे किया हुआ था और वो चले जा रही थी। जैसे ही कमरे का दरवाजा खुला और ईशान का नजर सायरा पर पड़ा तो उसके अंदर जो सवाल भरे थे इतने सालों से वो सायरा को देखते ही उसके आंखों में अंगारों का रूप लेने लगा। सायर अंदर आ शराब रख जाने को हुई, तभी उससे जाना पहचला आवाज सुनाई दिया, सायरा। सायरा के कदम रुक गए। वो अपने आंखें ऊपर कर सामने बैठे इंसान को देख हैरान रह गई। साया की आंखों में पछतावा का आंसू भरा था तो दूसरी तरफ सोफे पर बैठा ईशान के आंखों में 7 साल का गुस्सा नफरत सायरा के लिए भरा था। फिर भी ईशान सायरा के पास जा उसके बाजू को कसके पकड़ पूछा, याद हूं ना मैं तुम्हें या ये भी भूल गई हो तुम? ईशान की आंखों में अपने लिए नफरत देख सायरा टूट सी गई। साया उससे कोई जवाब नहीं दे रही थी तो ईशान गुस्से में सायरा का हाथ कसके पकड़ उससे सोफे पर धक्का दे दिया। साया को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था ये वही ईशान है जिससे वो स्कूल के दिनों में जानती थी, जो उसके स्कूल का प्यार था, जिसके लिए वो हर वक्त पागल रहा करती थी। ईशान को बस सायरा से जवाब चाहिए था, वो क्यों उससे छोड़कर बिना बताए चली गई उसके जिंदगी से। बताओ साया, क्या रीजन था मुझे छोड़कर जाने का? ईशान का गुस्सा, नफरत, जानवर का रूप देख साया को डर लगने लगा। उसके मुंह से तो बोलती ही नहीं निकल पा रहा था। वो ईशान को बस खुद से दूर करने के लिए उससे धक्का देने लगी, पर ईशान उसके दोनों हाथों को एक हाथ से कसके पकड़ अपने दूसरे हाथ से उसके गाल को अपनी उंगली से दबाता हुआ बोला, बताओ
ईशान का ठंडा डरावना आवाज सुन साया कांप उठी। वो डरते हुए बोली, हमसे दूर हो जाओ, हम जिस ईशान को जानते थे वो तुम नहीं हो, हमें तुम्हें कुछ नहीं बताना। सायरा के हर अल्फाज ईशान को और भी ज्यादा डरावना शैतान का रूप लेने के लिए काफी था। ईशान उसके होंठ की तरफ बढ़ उसके आंखों में देख बोला, अच्छा, तुम ईशान मित्तल से ऐसे बात करने का सोच भी कैसे ली? इतना बोल ईशान उससे जानवरों की तरह किस करने लगा। साया को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था, ये ईशान है वही ईशान जो उसे कभी दर्द में नहीं देख सकता था और आज खुद ही वो उसे दर्द दे रहा। साया गुस्से में जोर से ईशान को खुद से धक्का दे दूर कर सोफे से उठ उसके गाल पर एक चांटा खींच मारते हुए बोली, हमें पता होता आप इतने घटिया हो तो हम कभी भी आपसे प्यार नहीं करते। ईशान को बहुत गुस्सा आने लगा। पहली बार किसी ने उस पर हाथ उठाया था, वो भी उस लड़की ने जो खुद गलती की हो उससे छोड़ चली गई। ईशान उसके लिए पागल होता रहा पर वो तो अपनी जिंदगी में उससे भूल भी गई। ईशान को ऐसा लगने लगा। सायरा गुस्से में वहां से जा ही रही थी कि तभी ईशान उसका हाथ पकड़ उससे खुद के करीब खींचता हुआ बोला, ईशान मित्तल को चांटा मारने का सजा बहुत जल्दी तुम्हें मिलेगा। सायरा गर्ग सायरा उससे खुद से दूर करते हुए बोली, जो करना है कर लो, हमें आपसे डर नहीं लगता। इतना बोल साया चली गई और ईशान बस उससे खुद से दूर जाता देखने लगा। ईशान गुस्से में पागल हुए जा रहा था। वो क्लब से बाहर जा कार में बैठ रोशन से गुस्से में बोला, ये क्लब कल सुबह तक मेरा होना चाहिए, जितना पैसा लगे लगाओ पर ये क्लब मुझे चाहिए कोई भी हालत में। ईशान के शब्द गुस्से में और भी ज्यादा डरावना और कठोर हो जाता। रोशन जल्दी से अपने काम में लग गया। वो नहीं चाहता था ईशान के गर्म मूड को और गर्म कर खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। 17 तुम्हारा रेट क्या है? सायरा अपने घर वापस लौटने के बाद बिना कुछ खाए बिस्तर पर जा लेट रोने लगी। वो जोर से रो भी नहीं सकती थी क्योंकि उसकी माँ उसके साथ ही सोया करती, तो वो अपना चेहरे तकिया पर दबा रोने लगी। जब सोनिया को एहसास हुआ जैसे उसकी बेटी उठी हुई है तो उसका नींद खुल गया। वो सायरा के माथे पर हाथ रख पूछी, बेटा तुम जगी हुई हो? सायरा कोई जवाब न देते हुए अपने आंसू रोक सोने का नाटक करने लगी। सायरा नहीं चाहती थी उसकी माँ उससे रोते हुए देखे। ईशान गुस्से में मेशन के अंदर जा अपने कमरे में जाने को था, तभी एक नौकरानी आ पूछी, साहब आपका खाना। नौकरानी अपना शब्द पूरा भी नहीं की कि ईशान के गुस्से से भरे नजर को देख उससे कुछ बोला ही नहीं गया। ईशान गुस्से में नौकरानी को घूर अपने कमरे में चला गया। ईशान के जाते ही नौकरानी को थोड़ा राहत सा मिला। ईशान अपने कमरे का दरवाजा खोल अंदर जा अपने कोट को अपने शरीर से निकाल जमीन पर फेंक बाथरूम जा सारे कपड़े खोल सावर ओनकर पानी के पास खड़ा हो गया। जब पानी की बूंदे ईशान के जिस्म को छूने लगा तो वो एहसास जो आज सायरा के करीब रहे उससे महसूस हुआ। उससे याद करता हुआ ईशान दीवार पर एक हाथ मारा। दीवार पर मारते हुए ईशान कठोरता से बोला, सच कहा तुमने सायरा, में स्कूल वाला ईशान नहीं रहा। अब मैं मित्तल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का एकलौता मालिक ईशान मित्तल हूँ, सिर्फ अब जिससे तुम फिर से तकलीफ नहीं पहुंचा सकती। अब मेरी बारी है सायरा गर्ग तुम्हें तकलीफ पहुंचाने का। अगला दिन ईशान अपने कंपनी में जा रोशन को अपने केबिन बुलाया। रोशन केबिन के अंदर चला गया। न्यू नाइट क्लब के मालिक को जब पता चला ईशान मित्तल उसके बार को खरीदना चाहता तो वो तुरंत ही मान गया। बस बदले में उसने 2 गुना रेट लगाया बार का। जब रोशन ने इस डील के बारे में बताया तो ईशान ने सख्ती से ही कह दिया, जितना पैसा उससे चाहिए दे दो। यस सर। रोशन को तो समझ ही नहीं आ रहा था, आखिर उस बार में ऐसा क्या है जिस वजह से सर इस बेकार से बार को दोगुना प्राइस में भी खरीदने के लिए तैयार हो गए हैं। नहीं तो ईशान कभी भी अपने घाटे का सौदा नहीं करता किसी से। रोशन ज्यादा ना सोचते हुए जैसा ईशान ने कहा वैसा कर दिया। वो बार के मालिक से डील कर लिया। अब से ये बार ईशान का हो चुका था। बार का ओनर बार के सभी स्टाफ को बुला बता दिया, ये बार उसने किसी और को बेच दिया है। पर जैसा कि ईशान बार के मालिक को उसके बारे में किसी को भी बताने से मना कर दिया था, वैसा ही बार के मालिक ने किया। वो ईशान का नाम का जिक्र ही नहीं किया, फिर सबको बता वहां से चला गया। सायरा और बार में काम कर रहे सभी लोग बात करने लगे अपने नए बॉस के बारे में कि वो कौन है, कैसा होगा, कहीं किसी को निकाल ना दे, और भी बहुत कुछ। रात के 8 बजे ईशान अपने कंपनी से निकल गया क्लब जाने के लिए। क्लब में पहले से ही ईशान के आदमी खड़े हो गए थे। वहां काम करने वाले सभी लोग ये देख हैरान ही गए, साथ ही बड़े बेसब्री से अपने नए बॉस के आने का इंतजार करने लगे। सबको ये सब देख इतना तो समझ गया कि जो भी इंसान उन लोगों का बॉस बनने वाला वो बहुत रिच होगा। कार बार के पास आ रुका। रोशन कार का दरवाजा खोल दिया। ईशान पूरे स्टाइल से कार से उतर अपने आंखों पर काला चश्मा डाल अंदर जाने लगा। ईशान के पीछे उसका गार्ड्स और रोशन भी चल रहा था। जैसे ही ईशान ने बार के अंदर कदम रखा तो वहां काम कर रहे सभी को लगने लगा जैसे वो सपना देख रहे हो। ईशान मित्तल उनका मालिक बनने वाला, इस बात से सभी के चहेते में खुशी लहर गई, सायरा को छोड़कर। सायरा की नजरें ईशान पर ही टिकी रही गुस्से में, पर ईशान के चेहरे पर तिरस्कार वाला मुस्कुराहट लहरने लगा।
ईशान अंदर आ सबके बीच खड़ा हो गया। सायरा वहां से निकलने ही वाली थी ईशान के नजरों से, पर इससे पहले ही ईशान सायरा को टोक दिया, मिस आप कहाँ जा रही हो। सायरा को पूरा यकीन था ये सब ईशान बस उससे बदला लेने के लिए कर रहा होगा। वो चुपचाप से खड़ी हो गई, बिना कोई जवाब दिए। जब रोशन का नजर सायरा पर गया तो वो हैरान ही रह गया। अब उससे समझा गया था कि क्यों इस बार को खरीदने के लिए बॉस बिना सोचे इन्वेस्ट कर दिए। नहीं तो ईशान कभी भी अपने घाटे का सौदा नहीं करता। सभी अपने आप को ईशान के सामने इंट्रोड्यूस करने लगे। सबके करने के बाद सायरा को भी आगे आकर करना ही पड़ा। हेलो सर, हमारा नाम सायरा गर्ग है। वहां का ठरकी मैनेजर को इतना तो समझ आ गया था, ईशान मित्तल ये क्लब इस लड़की के लिए लिया होगा, पर क्यों, क्या रिश्ता है दोनों का। ठरकी मैनेजर ये सोचने लगा। ईशान सायरा को देख तिरस्कार से मुस्कुराते हुए बोल, सभी अपने काम में लग जाओ और तुम। ईशान अपने चेहरे पर कंफ्यूजन लुक देते हुए पूछा, क्या नाम बताया था तुमने। सायरा गुस्से में चिढ़ते हुए बोली, सायरा गर्ग। ईशान ने सायरा को देखते हुए उसका नाम ऐसे लिया जैसे वो उसका नाम याद रखने के लिए ले रहा हो। सायरा गर्ग। इतना बोल ईशान वहां से क्लब के अंदर VIP कमरे में जाते हुए बोला, मेरे लिए वाइन लेकर आओ। सायरा को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी, न ही अपने चेहरे पर गुस्सा आने दे सकती। जब ये बोल ईशान चल गया तो सायरा वाइन ला उसके पास जाने लगी। तभी रोशन सायरा को बीच में रोक पूछा, सायरा तुम कहाँ चली गई थी। तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद बॉस तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहे थे। सायरा के पास देने के लिए अभी कोई जवाब नहीं था। वो उदासी से ट्रे को कसके पकड़ बोली, सर वाइन के लिए वेट कर रहे होंगे। इतना बोल सायरा कमरे के अंदर चली गई। ईशान सोफे पर कुरुल राजा की तरह बैठा था। जैसे ही सायरा अंदर आई, ईशान अपने काले चश्मे को हटा उससे देख सख्ती से बोला, इतना लेट से आने का सज्जा तो तुम्हें मिलना चाहिए। सायरा कुछ न कहा, ट्रे रख वहां खड़ी हो गई। वो कोई भी हाल में ये जॉब तो नहीं छोड़ सकती थी, तो जो भी हो उससे सहन करना होगा। ईशान इशारों में ही सायरा को अपने पास बुलाया, पर सायरा ढीठ की तरह खड़ी रही। सायरा के बिहेवियर से ईशान को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। ईशान गुस्से में ही बोला, अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगी तो मजबूरन मुझे इस जॉब से तुम्हें निकालना पड़ेगा। सायरा गुस्से में ईशान को देखी। अगर उसकी मजबूरी नहीं होती तो वो खुद ही ये जॉब छोड़ चली जाती। सायरा ईशान के पास गई तो ईशान उसका हाथ पकड़ उससे अपने गोद में बैठा लिया। सायरा को बहुत अजीब लगने लगा, पर वो शांत रही। ईशान उसके गाल को पकड़ बोला, बार में काम करने वाली लड़कियां गिरी हुई ही होती जो पैसे के लिए किसी के भी करीब जा सकती। कितने मर्दों के करीब गई हो आज तक तुम। ईशान के हर शब्द सायरा के आंखों में आंसू भरने का काम कर रहा था। आखिर में गुस्सा हो वो ईशान से दूर होने लगी तो ईशान उसके दोनों हाथ को पकड़ उसके गाल को कसके पकड़ बोला, कितना पैसा लोगी मेरे साथ सोने का। सायरा के आंखों से आंसू का बूंद गिर गया। ये देखने के बाद भी कि सायरा रो रही, उससे बुरा तो लग रहा था, पर उसका नफरत बार बार बीच में जाता उस वक्त। सायरा अपने आंखों से और आंसू नहीं बहने दे सकती थी, इसलिए वो अपने आंसू को रोक कठोरता से बोली, सर आपका सोच घटिया है, इसलिए आपको ऐसा लगता बार में काम करने वाली लड़कियां बिकाऊ होती, लेकिन आपको ऐसा लगता तो हम आपकी सोच को बदल नहीं सकते, पर हमें आपके साथ सोने में कोई इंटरेस्ट नहीं। अब हमारा हाथ छोड़े। अच्छा अगर ना छोड़ू तो हम चिल्लाएंगे कि आप हमारे साथ गलत कर रहे। सायरा के बातों को सुन ईशान जोर जोर से हंसने लगा। हंसते हंसते ही उसका चेहरा सख्त हो गया। वो अपने कठोर आवाज में बोला, अगर तुमने ऐसा किया तो भी सब यही समझेंगे कि तुम मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही होगी, और जब मैं नहीं माना तो तुम मुझे फंसाने के लिए ऐसा बोल रही। ईशान का हर शब्द सही था। अगर सायरा ऐसा कुछ करती भी है तो भी लोग उससे ही गलत समझेंगे। इतना बोल ईशान उसके कोमल होंठ को छूता हुआ बोला, बताओ बेबी कितना पैसा लोगी मेरे साथ सोने का। सायरा ने कोई जवाब नहीं दिया तो ईशान उसके होंठ के पर बिना उसके इजाजत का अपना होंठ रख धीरे से किस कर बोला, जल्दी नहीं है, अपना एक दिन का रेट कभी भी बता सकती हो, मैं वेट करूंगा। इतना बोल वो सायरा को छोड़ दिया तो सायरा वहां से बिना ईशान की तरफ देख वहां से भाग गई। ईशान वाइन को ग्लास में डाल पिता हुए सायरा के होंठ को महसूस करने लगा। आज भी सायरा का होंठ उतना ही कोमल है जितना पहली बार उसने सायरा के होंठ को छुआ था। 18 ठरकी मैनेजर विवेक। बार बंद होने को था। सायरा अपना कपड़ा बदल बार से जाने को हुई तभी ठरकी मैनेजर विवेक सायरा का हाथ पकड़ खुद की तरफ खींचा तो सायरा उससे धक्का दे उसके गाल पर एक जोर का लगा दी, जिससे ठरकी मैनेजर का मुंह सूज गया। ठरकी मैनेजर विवेक गुस्से में सायरा से बामकते हुए बोला, सायरा मुझे पता है तू कोई अच्छी लड़की नहीं है। ईशान मित्तल को देखा नहीं कि तू सेड्यूस करना शुरू कर दी उससे, अपने टोन को बदलते हुए, पर बेबी जब तक वो तुझसे सेड्यूस नहीं हो जाता तब तक तू मुझे मजे दे मैं तेरे सारे जरूरतों को पूरा करूंगा बेबी, अब इतनी शरीफ मत बन मेरे सामने।
इतना बोलने के बाद भी सायरा को कोई फर्क नहीं पड़ा। उससे पता था ये गंदा आदमी ऐसा कुछ ही बोल सकता, तो वो उससे इग्नोर कर जाने को हुए तभी विवेक अपने जेब से फोन निकाल तस्वीर दिखा दिया जिसमें ईशान सायरा को किस कर रहा था। विवेक तस्वीर को सामने कर आगे घटिया हंसी देते हुए बोला, सोच ले तू मेरे साथ चलेगी या ये तस्वीर मैं पूरे सोशल मीडिया पर डाल दूं। सायरा पीछे मुड़ तस्वीर को देखी। तस्वीर को देख सायरा हैरान रह गई। उससे तो अब समझ नहीं आ रहा था वो अब क्या करे। तो फिर सायरा आखिर में विनती करने का सोची, विवेक सर, हमारे ईशान सर के बीच ऐसा कुछ नहीं, प्लीज आप ये तस्वीर डिलीट कर दीजिए। सायरा के बातों को सुन विवेक जोर जोर से हंसता हुआ सायरा के करीब जा उसके बाल को कस के पकड़ बोला, कुत्या ये फोटो में साफ दिख रहा तू कितनी एक्सपीरियंस है अमीर लड़कों को फंसाने में, और कहती ऐसे कुछ नहीं, शांति से तू मेरे साथ चल या मैं इस तस्वीर को ऑनलाइन डाल दूं। सायरा उस विवेक के आंख में थूक दी ताकि वो उसके बाल छोड़ दे। सायरा के इस हरकत से विवेक को और भी ज्यादा सायरा पर गुस्सा आने लगा, तो वो गुस्से में सायरा के गाल पर चांटा मारते हुए बोला, कुत्या तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर थूकने का। इतना बोल विवेक उसके गाल पर दूसरा चांटा मारने को हुआ पर पीछे से किसी ने उसके होंठ को पकड़ लिया। विवेक अपने होंठ को खींचते हुए बिना पीछे देखे बोला, कौन है बे। इतना बोल पीछे मुड़ा तो उसका शरीर सामने खड़े इंसान को देख जम सा गया। ईशान उसके होंठ को पीछे मोड़ उसके होंठ का एक एक हड्डी जब तक टूट नहीं गया तब तक वो मोड़ता रहा। दर्द से विवेक चिल्लाता हुआ करहाने लगा, आहा मुझे छोड़ दो, आह प्लीज कोई मेरी मदद करो। ईशान अपने कोर डारा देने वाला आवाज में बोला, कोई बचाने नहीं आएगा अब तुम्हें। इतना बोल वो विवेक को जमीन में फेंक पीछे मुड़ रोशन से बोला, इससे स्वर्ग का मजा दो। ईशान का स्वर्ग मतलब नरक से भी बदतर होता। इतना बोल ईशान सायरा का होंठ पकड़ खींचते हुए उससे अपने साथ ले जाने लगा। सायरा अपने होंठ को छुड़ाने का कोशिश करने लगी पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। रोशन उस आदमी को घसीटते हुए ले जाने लगा। वो आदमी माफी मांगने लगा, गिड़गिड़ाने लगा पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। ईशान सायरा को कार के पास ले जा बोला, अंदर बैठो। सायरा नहीं बैठी तो ईशान उससे बाजू को कसके पकड़ बोला, अगर तुम कार के अंदर नहीं बैठी तो हम तुम्हारे साथ जबरदस्ती करेंगे, तुम्हें मंजूर है तो। ईशान के इतने बात को सुन बिना आगे कुछ सुने वो कार के अंदर जा बैठ गई। दोनों की कार में बैठने के बाद ड्राइवर कार स्टार्ट कर दिया। ईशान सायरा को देखने लगा पर सायरा अपना चेहरा झुकाए ही बैठी रही तो ईशान उसके करीब गया। ईशान को अपने करीब आता पा सायरा उससे दूर करने लगी तो ईशान उसके दोनों होंठ को पकड़ लिया, फिर ड्राइवर को बोला, फास्ट चलाओ। ईशान का कड़क आवाज सुन ड्राइवर डर गया। सायरा अपने सहमे आवाज में पूछी, कहाँ ले जा रहे हमें आप, हमारा घर इस रास्ते में नहीं पड़ता। ईशान उससे कोई जवाब नहीं दिया। कुछ वक्त के बाद बड़ा सा मेंशन आ गया तो ईशान सायरा का होंठ पकड़ खींचते हुए उससे मेंशन के अंदर ले जाने लगा। सायरा अपने होंठ को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। दूसरी तरफ सभी लोग ईशान को किसी लड़की के साथ, वो भी उस लड़की को जबरदस्ती खींचते हुए ले जाता देख सभी हैरान रह गए। ईशान उससे अपने साथ कमरे में ले जाता हुए नौकर से बोला, बर्फ लेकर आओ। इतना बोल ईशान सायरा को अपने कमरे में ले गया। सायरा का दिल जोरों से धड़क रहा था। ईशान सायरा को अपने साथ कमरे में ले जा उससे बिस्तर पर धक्का दे दिया। तब तक नौकर भी बर्फ लेकर आ चुका था। नौकर के होंठ से बर्फ ले दरवाजा बंद कर जाने बोल दिया। ईशान थोड़े नशे में होने के कारण और भी ज्यादा गुस्सैल बन गया था। वो बर्फ ले सायरा के करीब आता हुआ उसके गाल पर बर्फ रख दिया। विवेक के चांटा से सायरा का चेहरा लाल हो चुका था। ये देख ईशान को उस विवेक पर बहुत गुस्सा आने लगा। ईशान ने सायरा के गाल पर बर्फ रखते हुए ही दूसरे होंठ से मैसेज में रोशन को विवेक का जिंदगी नरक से भी बदतर बनने को बोल दिया। सायरा को ईशान से थोड़ा डर लग रहा था पर अब भी उससे उसकी फिक्र है। ये देख सायरा को बहुत अच्छा लगने लगा। वो अपने धीमे प्यारे मासूम आवाज में बोली, थैंक यू हमारी मदद करने के लिए। ईशान जोर जोर से हंसता हुआ बोला, कैसे मदद नहीं करता मैं सायरा गर, तुम्हें दर्द तकलीफ देने का हक सिर्फ हमारा है। ईशान की कड़वी बातों को सुन सायरा का दिल टूट गया। हमें घर जाना। इतना बोल सायरा उठने को हुई पर ईशान उसके दोनों होंठ को कसके पकड़ बोला, मेरे इजाजत के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता, फिर तुम अपने मन से कैसे जा सकती हो मेरी जान। इतना बोल बर्फ साइड में रख बिस्तर से उठा आगे बोला, अब तुम मेरी नौकर हो तो तुम्हें अपने मालिक को खुश करना होगा, तब मैं सोचूंगा तुम्हें जाने दूं कि नहीं। सायरा गुस्से में ही बोली, आपको खुश करने के लिए क्या करना होगा सर। सायरा के बातों को सुन ईशान उसके जांघ पर अपना होंठ रख अपने होंठ को उसके पैर में फेरते हुए बोला, मुझे क्या चाहिए वो कर सकती हो। सायरा ईशान के होंठ को खुद के जिस्म से हटाने लगी तो ईशान मुस्कुराते हुए करो तरीके से बोला, क्या हुआ, खुश करो मुझे। सायरा ईशान को दूर करते हुए बिस्तर से उठ बोली, इसके अलावा आप कुछ और मांगिए। ईशान को इतना तो समझ आ गया था, सायरा को इस जॉब का बहुत जरूरत है। नहीं तो जितना वो सायरा को जानता है, वो ऐसी लड़की है ही नहीं कि कुछ स्थिति रहे जब तक कोई मजबूरी ना हो,
ईशान के मन में चलने लगा, आखिर ऐसा क्या मजबूरी है जो सायरा को बार जैसे जगह पर काम करना पड़ रहा। मेरे लिए खाना बनाकर लाओ। 1 बजे रात को ईशान को खाना चाहिए। सायरा गुस्से अपने पैर पटकते हुए खाना बनाने जाने लगी, तो जैसे ही दरवाजा सायरा खोली तो ईशान बोल पड़ा, बाहर सर्वेंट से पूछ लेना किचन कहाँ है। सायरा कोई जवाब न देते हुए बाहर चली गई। सायरा के जाने के बाद ईशान रोशन को मैसेज कर दिया, सायरा के घर की प्रॉब्लम का पता लगाओ। ईशान भले ही अपने नफरत में सायरा को तकलीफ दे रहा, पर आज भी ईशान अपनी जान से भी ज्यादा सायरा की फिक्र करता, बस गुस्से में अभी उससे कुछ नजर नहीं आ रहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे आज 1 बाय बाय, टेक केयर।